with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको यो विशेष प्रस्तुतिमा हजुरलाई स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना पाहुना प्राप्त गरेका छौं जो भारतबाट आउनुभएको छ। उहाँ कानुनका विद्यार्थी हुनुहुन्छ, जज हुनुहुन्छ र उहाँले कानुनका बारेमा धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ र विशेष गरेर भगवान रामको राम राज्यको बारेमा उहाँले पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। जुन विषयमा आज हामी भगवान रामको राम राज्य अथवा भगवान रामलाई एकपल्ट भगवान नभनिकन रामको राज्य, राम राज्य कस्तो थियो र राम राज्य भनेको के हो, राम राज्यको तात्विकता के हो, त्यसको खास त्यसमा के हुन्छ, कसरी शासन गरिन्छ, यस विषयमा उहाँले धेरै पुस्तक लेख्नु भएको र अध्ययन गर्नुभएको हुँदा आज हामीले उहाँसँग हिन्दी भाषामा एउटा अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ श्याम शंकर उपाध्यायज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। महाराज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपको। तो हम आपके जो दो पुस्तक हैं, अभी इस इंटरव्यू में पहली बात, ये जो इंटरव्यू का पहला अंग है उसमें हम राम राज्य के संबंध में बात करेंगे। ग्लोबल राम यो पुस्तक उहाँको पुस्तक छ, यो चाहिँ अमेजनमा पनि अभाइलेबल छ भन्नुभएको छ उहाँले। र ग्लोबल राम, राम राज्यको बारेमा उहाँले पुस्तक लेख्नु भएको छ। सो एज यू हैव रिटन दिस बुक अफ राम ऑन राम एंड ऑन राम राज्य, ग्लोबल राम, तो हम तो भगवान राम और भगवान राम के राम राज्य के संबंध में अपने हिसाब से समझते हैं। आप एक जज हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, कानून को पढ़ाते हैं, तो आपके दृष्टि में भगवान राम को राम ही देखकर और राम के राज्य के संबंध में जो आपने पुस्तक लिखा, पहले तो ये बता दीजिए कि रेफरेंस आपके क्या क्या थे, कहाँ से आपने राम को समझने का प्रयास किया और आपने कैसे राम को प्रेजेंट किया है, थोड़ा बता दीजिए। श्री राम के बारे में भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, वेदों से लेकर पुराणों तक जी, और महाभारत में और विशेषकर महर्षि वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में राम के बारे में विस्तार से वर्णन आता है। उनके जीवन के विविध प्रसंगों के बारे में पर्याप्त वर्णन उपलब्ध है जी। उसके बाद के ग्रंथों में आइए तो अध्यात्म रामायण वेद व्यास जी ने रचा, तमिल भाषा में कम्ब रामायण की रचना किया वो उसमें, और इसके अलावा रघुवंशम है, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कवि हुए हैं कालिदास जी। इस तरीके से हमने 48 ग्रंथ खोजे, कोई 150 प्राचीन ग्रंथों में खोजते खोजते 48 ऐसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ मिले जिसमें राम से संबंधित कुछ न कुछ सामग्री विद्यमान थी। उसी में से हमने इस पुस्तक की विषय वस्तु ली है जी। तो अब हम राम राज्य में ही प्रवेश करते हैं। आपसे जब मैं ऑफ एयर में बात कर रहा था कि आप कह रहे थे कि मैं श्री राम को भगवान राम की दृष्टि से ज़्यादा एक शासक के दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, और शासक के दृष्टि से वो अपना राज्य को कैसे शासन करते थे उसके संबंध में मैंने अध्ययन किया है और उसका ही मैंने प्रेजेंटेशन किया है, ऐसा आप बता रहे थे। तो अब हम उसमें ही प्रवेश करते हैं कि जैसे हम जब इस पुस्तक के जो आपने जो चैप्टर्स दिए हैं, अगर हम चैप्टर को देखें तो आपने राम के रूल ऑफ लॉ इन राम्स एज, किंग राम, मैं ये सब आपको फ़ोटो खींच के वहाँ पर वीडियो में दिखा दूंगा। तो राम के रूल में, राम के शासन में क्या क्या होते थे, कैसे कैसे होते थे, आपने चैप्टर वाइज बहुत अच्छी तरह से आप व्याख्या किए हैं। तो हम आप इस इंटरव्यू में आप जितना सकें आप बता दीजिए कि राम राज्य को आपने थोड़ा कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे अध्ययन किया है और क्या दिखाई दिया उसमें। देखिए, जैसा सभी जानते हैं कि राम भारतीय सभ्यता और संस्कृत के आराध्य देव हैं, महानायक जी, सभ्यता और संस्कृत के महानायक जी। राम के बिना भारत की कल्पना व्यर्थ है, अधूरी मैं नहीं कहूँगा, व्यर्थ है, बिल्कुल अपूर्ण हो जाती है। राम के दो रूप हैं। राम भारतीय प्राचीन ग्रंथों पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार हैं।
तो भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण राम हिंदू समुदाय के आराध्य देव हैं। इस रूप में उनकी पूजा होती है। अयोध्या में तो उनका ये भव्य मंदिर बना ही। संसार भर में जहाँ भी हिंदू हैं जी, श्री राम को अपना आराध्य देव मानते हैं, कारण कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं जी। तो भगवान विष्णु के समस्त अवतार आराध्य हैं, पूजनीय हैं, तो श्री राम भी उनके अवतार होने के नाते पूजनीय हैं। ये तो राम का एक रूप हुआ कि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आराध्य देव हैं, देवता हैं। दूसरा रूप उनका शासक का है। प्राचीन ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण से लेकर के तमाम अनेक भारतीय प्राचीन ग्रंथों में संदर्भ जो मिलता है, उसके अनुसार राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक शासन किया है। 11,000 वर्ष? हाँ, आप कल्पना कीजिए कि 11,000 वर्ष तक संसार में मानव जाति के संपूर्ण ज्ञात इतिहास में कोई दूसरा शासक नहीं हुआ है जिसने 11,000 वर्षों तक लगातार शासन किया हो। 1,000 साल तक भी, अरे 100-150 साल से ज़्यादा तो कोई जीवित ही नहीं रहेगा मानव रूप में। हाँ। आप चूंकि वो डिवाइन इनकारनेशन थे, एक दैवी अवतार थे जी, तो बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि 11,000 वर्ष तक उनका जीवित रहना कैसे संभव हुआ मानव देह में जी। तो जब मानव रूप में कोई दिव्य अवतार होता है, भगवान अवतरित होते हैं, दैवी अवतार होता है, तो फिर ये हाड़ मांस का शरीर उनका नहीं रह जाता, वो शरीर भी दिव्य ही है। उनकी अपनी इच्छा से वो दैवी शक्ति आती है धरती पर, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ यदा यदा ग्लानिर्भवति धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। भगवान कृष्ण भी ऐसे आए। तो श्री राम जी चूँकि दैवी अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए जितने समय तक चाहते रहते, अनंत काल तक रहते, लेकिन उन्होंने 11,000 वर्ष तक शासक के रूप में शासन किया। बाकी उनका बाल्यकाल और दूसरा समय अतिरिक्त है। तो हमने इसी 11,000 वर्ष को लिया है जो किसी सभ्यता के जीवन काल से भी अधिक है। 11,000 वर्ष में बहुत कम सभ्यताएं जीवित रही हैं मानव जाति में धरती पर। बिल्कुल। तो इतने लंबे कालखंड तक जिस शासक ने शासन किया हो, उसकी शासन प्रणाली क्या थी, नीतियाँ क्या थीं, संस्थाएं क्या थीं, जो भी सिस्टम चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए एक आदर्श शासन प्रणाली में, वो राम के इतने दीर्घ शासन प्रणाली में क्या था, इसको जिज्ञासा बस मैंने खोजना शुरू किया जी। 2-3 साल तो लगे। कोई 150 प्राचीन ग्रंथों को जब हमने पढ़ा तो उसमें 48 ग्रंथों में बिखरी हुई सामग्री से वह मिला हमें जिसको हमने इस पुस्तक में स्थान दिया। और जगह जगह जो भी हमने कहा है श्री राम की शासन प्रणाली के बारे में, उसके समर्थन में हमने उन्हीं ग्रंथों से उद्धरण दिए हैं, कोटेशंस दिए हैं। क्योंकि एक न्यायाधीश होने के कारण हम कोई ऐसी बात नहीं न बोल सकते हैं न कह सकते हैं जिसके समर्थन में हमारे पास प्रमाण ना हो। हम जजों का ये स्वभाव रहता है कि जो जिस मत के समर्थन में, जिस तथ्य के समर्थन में, दावे के समर्थन में कोई प्रमाण ना हो, वो हमारे न्यायालयों से खारिज होते हैं। हम जजों का ये स्वभाव है। तो हमने जो कुछ भी कहा है वो सपोर्टेड बाय एविडेंस कहा है। अच्छा। वो एविडेंस, वो प्रमाण कहाँ से साक्ष्य हमने लिया है? हमारे 48 प्राचीन भारतीय ग्रंथों से। तो इस प्रकार से इस पुस्तक की रचना हुई है। और ये पुस्तक भगवान राम के रूप में हम उनको नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। राम का आराध्य रूप दूसरा है। हाँ। जिसमें अनंत स्वामी सन्यासी, कथाकार, वार्ताकार दिन रात बताते रहते हैं, जी, कथाएं कहते रहते हैं, वो उनका क्षेत्र है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जैसे आपने अभी कहा कि 11,000 वर्ष राम ने शासन किया और वो दिव्य थे, अवतार थे, इसलिए वो कर पाए। जब ये आप कह रहे हैं तो आप तो भगवान राम के संबंध में बात कर रहे हैं। हाँ, ये हम मान्यता मान के चल रहे हैं। अच्छा। हम इस खोज में नहीं जा रहे हैं। अच्छा। कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने 11,000 वर्ष उनका शासनकाल बताया जी। अध्यात्म रामायण में ये वेद व्यास जी ने बताया, और रघुवंशम में कालिदास जी ने बताया, या तमिल भाषा में तमिलनाडु में लिखा गया ग्रंथ है कम्ब रामायण, उसमें बताया, और जगहों पे भी प्रमाण है। हम इस रिसर्च में भी नहीं जा रहे हैं। आज के जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, अगर वो इसको क्वेश्चन करना चाहते हों तो वो कर सकते हैं, लेकिन फिर आस्था का प्रश्न वहाँ खड़ा होगा। फिर आप सारे जितनी भी धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा है, संस्थान है, मान्यताएं हैं, फिर डिमोलिश हो जाएंगी। इसलिए हम उस खोज में नहीं जा रहे हैं।
फिर भी वो स्वतंत्र हैं जो इस पर कुछ और रिसर्च करना चाहते हों कि यह दावा वाल्मीकि रामायण का सही है कि नहीं। हम तो शासन प्रणाली ले रहे हैं, और आज की जो विभिन्न शासन प्रणालियाँ संसार भर में प्रचलित हैं उनसे कंपेयर भी किया है कि आज की जो शासन प्रणालियों के आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, नीतियाँ हैं, वो रामकालीन समाज में क्या कुछ थी कि नहीं थी। तो उन ग्रंथों से मैंने उस सामग्री को लिया है। तो हमारी पुस्तक का केंद्र बिंदु है शासन प्रणाली, नीतियाँ, सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, ना कि 11,000 वर्ष पर ज़्यादा प्रश्न लगाना या रिसर्च में जाना। अच्छा, इसमें जैसे 11,000 वर्ष राम ने ही शासन किया, तो जो शासित होने वाले जो जनता होते हैं, लोग होते हैं, उनका भी उम्र उतना ही था या न्यू जनरेशन ऑल्सो केम एंड वेंट? वो जो जिन पे उन्होंने शासन किया अयोध्या में, उनका साम्राज्य था अयोध्या जी। अयोध्या के जो निवासी थे वो दैवी अवतार नहीं थे, दैवी अवतार केवल राम थे। तो स्वाभाविक है कि जो दैवी अवतार नहीं है, लोग मरते गए, आते गए, पीढ़ियां आती जाती रही, पीढ़ी आती जाती रही। अच्छा, वो कितना उस समय जीवित रहे होंगे, 100 साल 150 साल जीवित रहे होंगे साधारण लोग। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने तो बहुत ग्रंथों को देखा, तो लोगों का भी उम्र, जैसे हम सामान्यतया बात करते हैं कि आज से 200 साल पहले क्या ही हमारे बुजुर्गों का ही देखा जाए तो 150 साल तो आराम से जी लेते थे। उससे पहले के भी जैसे देवराव बाबा के हम सुनते हैं कि 300-400 साल वो भी जिए थे। आपके भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी देखा, उनके पिता ने भी देखा, ऐसा कहा जाता है। तो 400 साल पहले ही ऐसे लोग थे। तो कहीं ना कहीं उन समय का लोगों का भी थोड़ा उम्र ज़्यादा हो, ऐसा कोई एविडेंस आपको मिला हो? तो नहीं ना, वो हमारी खोज का विषय था इस पुस्तक में। अच्छा, मैं फिर स्पष्ट करूं, ये पुस्तक राजनीति को समर्पित है जी, संवैधानिक सिद्धांतों को समर्पित है, एक शासन प्रणाली में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उन्हीं को समर्पित है। चलो तो शुरू करते हैं राजा से। राम राजा थे, तो राजा के अंडर में वो क्या क्या इंस्टीट्यूशंस थे? थोड़ा आप वो स्टेप बाय स्टेप बता, अगर याद कितना आपको। देखिए, इस पुस्तक को जब आप देखिएगा, जिसमें तमाम हमने स्रोत कोटेशंस दिए हैं प्राचीन ग्रंथों से, तो आप ये पाइएगा कि आज की जो आदर्श लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है दुनिया भर में जी, भारत में भी है, नेपाल में अब आई है राजतंत्र के बाद 2005 से 15 तक आपका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद रेगुलर आज वाला कॉन्स्टिट्यूशन, नेपालीज कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लोकतंत्र यहाँ आया है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपका हुआ है। तो अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो हमने यह तुलना करने की कोशिश किया, यह जानने की कोशिश किया ग्रंथों में सारी सामग्री के सहारे कि राम किस प्रकार के शासक थे। अच्छा, क्या राम एक लोकतांत्रिक शासक थे कि राम एक अधिनायकवादी थे? हाँ। राम की सामाजिक नीतियाँ क्या थी, आर्थिक नीतियाँ क्या थी, क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट था, विकेंद्रीकरण सत्ता का था कि सारी सत्ता सारी शक्तियाँ राजा के रूप में केवल राम में निहित थीं, कोई डिप्टी किंग भी होता था कि नहीं, और जितनी भी व्यवस्थाएं एक डेमोक्रेटिक एम्पायर में होती हैं, नेशन में होती हैं, अगर उससे हम तुलना करें तो रामकालीन समाज में कौन कौन से संस्थान थे, कौन कौन से नियम थे, सिद्धांत थे। तो उन सब को जब समाहित करते हुए हमने पाया, तो यह पाया कि राम की जो शासन प्रणाली थी यह कॉम्बो ऑफ डेमोक्रेटिक एंड मोनार्किक सिस्टम थी। अच्छा। ना ये पूरी तरह लोकतांत्रिक थी, अच्छा। ना ये पूरी तरीके से राजतंत्रीय व्यवस्था थी। हाँ। लेकिन कुल मिला के ये था कि शासन में नीतियां तो सब उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों वाली दी, लेकिन स्वयं राजा का चयन जो है वो जनता द्वारा नहीं होता था, निर्वाचन द्वारा, इलेक्शन द्वारा जी। वो उस जमाने में संसार भर में भी सारी सभ्यताओं में और भारतीय सभ्यता में भी यही नियम था कि राजा के बाद राजा का ज्येष्ठ पुत्र, और अगर वो किसी कारण से अयोग्य है, अक्षम है, तो राजा ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करता था अपने दूसरे पुत्रों में से। तो यहाँ राम का भी चयन दशरथ ने, उनके पिता पहले थे ना राजा अयोध्या के, जब उनका कार्यकाल
बहुत हो गया, वो वृद्ध हो गए, तो एक दिन उन्होंने सभा बुलाई अपने मंत्रियों की और अधिकारियों की, और कहा भाई देखो अब शारीरिक रूप से हम बहुत अक्षम हो गए हैं, इसलिए हमारे 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अब इनमें से आप जिसको चाहो, जिसको योग्य समझते हो चुन लो। दशरथ का आग्रह ये नहीं था कि राम को ही बनाओ। अच्छा, आप वाल्मीकि रामायण में जाइए, मैंने वो श्लोक प्रथम चैप्टर में ही दिया है इस बुक में कि राम कैसे राजा बने। ना राम खुद दावा किए थे, ना उनके पिता दशरथ ने कहा था कि हमारे ज्येष्ठ एल्डेस्ट सन है इसलिए इन्हीं को बनाओ। उन्होंने मंत्रिपरिषद पर छोड़ा। तो मंत्रियों ने पूछा कि आप बताइए कि आप किसके समर्थन में हैं। तो उन्होंने कहा यह कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि चारों पुत्र मेरे लिए एक जैसे हैं, लेकिन राजा का काम एक अलग तरीके का काम है, वो शासक होगा। अब उसके लिए आप मंत्री लोग इतने दिनों से देख रहे हो, आप खुद देखो कि एक शासक के गुण किसमें, हमारे चारों पुत्रों में से किसमें ज़्यादा है। फिर भी मंत्री लोग बहुत चतुर थे, चालाक लोग थे, वो बोल नहीं रहे थे इस पर। उन्होंने कहा अच्छा आप अपने पुत्रों के गुण बताइए, एक पिता होने के नाते राम में क्या क्या गुण हैं वो गिनाइए। तो इससे भी दशरथ भागना चाहते थे। तो उनको मंत्रिपरिषद ने कहा कि हम आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मिनिस्टर्स हैं आपके, हम लोग यह निर्णय ले रहे हैं कि राजा हमारा बताए, शासक हमारा बताए अपने पुत्रों के बारे में। आपके पुत्रों के बारे में आप बढ़िया जानते हैं कि हम जानते हैं। तो उन्होंने विवश किया जब मंत्रियों ने, तब उन्होंने अपने पुत्रों के गुण गिनाने शुरू किए। अच्छा, तो राम में जितने गुण गिनाए उससे कुछ कम गुण भरत में आए, उनमें आए, शत्रुघ्न में, और वो चारों भाइयों में इस तरीके से उन्होंने बताया। उनका देखिए ऐसे तो मानवीय, वो जो कहते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज़ के, मानवीय सद्गुणों के बेसिस पर देखिए तो हमारे सारे पुत्रों में बड़े श्रेष्ठ गुण हैं, लेकिन एक शासक के जो जो गुण चाहिए, अगर उस पैरामीटर पर हम परखते हैं तो राम में ये गुण अतिरिक्त हैं। तो फिर मंत्रिपरिषद बोला, सारे मंत्री बोले कि हम लोग कहना तो नहीं चाहते थे, हम लोगों का भी आकलन यही था, इसलिए अगर आप सहमत हों तो राम को ही अयोध्या का राजा आपके बाद होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी सहमति असहमति बाद में आएगी, क्योंकि यहाँ निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाना है, इसलिए मंत्रिपरिषद अपना निर्णय ले। हम अगर आप ये निर्णय लिए हैं तो एक शासक के रूप में हम उससे अलग कैसे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारा तो निर्णय हो गया, मंत्रियों ने कहा राम को शासक होना चाहिए। उन्होंने कहा तो हम आपके निर्णय के साथ हैं, हम उससे पृथक, बहुमत के निर्णय के पृथक हम कैसे लेंगे। तो स्वयं राम का चयन राजा के रूप में विशुद्ध लोकतांत्रिक पद्धति से हुआ था। आप इसको चाहें तो इलेक्टोरल प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे मंत्रियों ने उस पर अपने मत व्यक्त किए, फिर दशरथ ने अंत में उसको इंडोर्स किया है। तो स्वयं राम का अयोध्या का राजा बनना एक लोकतांत्रिक घटना है, और संसार के ज्ञात इतिहास में, मानव जाति के ज्ञात इतिहास में लोकतंत्र का प्रथम बार उदय राम के राजा के रूप में चयन से हुआ था। तो लोकतंत्र की जननी अयोध्या है, दशरथ का मंत्रिमंडल है। ये जो पढ़ाया जाता है कि वो सोक्रेटिस थे 4th सेंचुरी BC में यूनान में, फिर उनके 50 साल बाद उनके वो आए डिसाइपल, शिष्य आए, प्लेटो, फिर प्लेटो के बाद अरिस्टोटल आए। तो ये जो 3 परंपराएं यूनान की है कि लोकतंत्र का सिद्धांत प्रथम बार वहाँ से इन यूनानी विद्वानों ने दिया था। इनका कार्यकाल क्या है, 4th सेंचुरी BC से इनका शुरू होता है। रफली आप समझ लीजिए 2400 साल 2500 साल के इनका इतिहास है, 2600 साल का। राम का तो यूरोपियन हिस्टोरियंस जो हैं, यूरोप के इतिहासकार ही सिद्ध किए हुए हैं कि राम का पीरियड आज से 8 से 12,000 वर्ष पीछे था। तो अगर हम मिनिमम भी मान लें कि राम केवल 8,000 वर्ष पीछे थे, तो राम का चयन तो इस लोकतांत्रिक पद्धति से शासक के रूप में हुआ था अयोध्या में। दशरथ के मंत्रिपरिषद ने संयुक्त रूप से विचार विमर्श के बाद चयन किया था। दशरथ की थोपे नहीं थे दशरथ कि हमारा बड़ा बेटा है तो हम राजा बना दें, जैसे पहले परंपरा थी। उसके पहले थी रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश है, उनकी डायनेस्टी का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु में कभी भी इस तरीके से किसी राजा का चयन नहीं हुआ था। उस वंश परंपरा में प्रथम बार राम ही लोकतांत्रिक पद्धति से अयोध्या के शासक बनाए गए थे। इसलिए मेरी फाइंडिंग है कि वाल्मीकि रामायण, तमाम दूसरे संदर्भों से आप देखिए, मैंने उदाहरण इस पुस्तक में दिया है कि लोकतंत्र का उदय कम से कम 8,000 वर्ष पहले भारत की अयोध्या में हुआ था और राम के शासक के रूप में चयन में हुआ था। इसलिए लोकतंत्र की जननी अयोध्या कहिए या भारत को कहिए वो है।
और जब ये हुआ तो फिर राम ने सारे वह लोकतांत्रिक सिद्धांत लाए जो आज की दुनिया में प्रचलित है। भारत सहित दुनिया में एक भी लोकतांत्रिक सिद्धांत ऐसा नहीं है जो राम के समय में राम ने फिर विकसित न किया हो, क्योंकि स्वयं राम ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से किंग की सीट पर आए हुए थे। तो ये है, भारत लोकतंत्र की जननी है, अयोध्या जननी है। लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया है, ना कि यूनान और यूरोप को जिसको लोग बताते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स आए, वो अपना वही सिलेबस यूनान वाला सोक्रेटिस एंड प्लेटो एंड अरिस्टोटल का लेके आए, हमारे विश्वविद्यालय उन्होंने खोले, ब्रिटिश पीरियड में सिलेबस उन्होंने पढ़ाए, यही पढ़ा दिया कि यूनान से लोकतंत्र आपको हमने दिया है। तो अब हमारा ये भारतीय प्राचीन हिंदू ज्ञान फिर से पुनर्स्थापित अगर हो तो दुनिया इससे चमत्कृत हो जाएगी कि लोकतंत्र का उदय भारत में हुआ, अयोध्या में हुआ, और प्रथम लोकतांत्रिक शासक मानव जाति के ज्ञात इतिहास के श्री राम है अयोध्या के। फीचर्स ऑफ राम राज्य जो चैप्टर है, इसके अंदर आपने और क्या फीचर बताइए। देखिए, एक तो ये था कि राम लोकतांत्रिक शासक थे, तो लोकतंत्र की कुछ खूबियाँ होती हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं। राइट। वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं? पहला तो ये होता है कि वेलफेयर स्टेट, कोई डेमोक्रेटिक स्टेट एम्पायर जो है वो अथॉरिटेरियन नहीं हो सकता है, अधिनायकवादी नहीं हो सकता है जी। वो टोटलिटेरियन भी नहीं हो सकता कि हमने जो कह दिया वही हो गया। वन अप मैन से ब्रिंक मैन से अंग्रेजी में सब वर्ड आते हैं, वो अधिनायक नहीं होता है जी। वो जनता की आवाज़, पीपुल्स वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, और राम ने यही किया था। जितनी भी उन्होंने नीतियाँ अपने शासन की बनाई उसमें पार्टिसिपेटरी रोल था उस समय की पब्लिक का। अयोध्या के वासियों से उन्होंने ओपिनियन लिया, एक तरीके से प्लेबिसाइट किया, रेफरेंडम किया कि हम अगर ये नीति अपने शासन की रखें तो आप लोगों का क्या कहना है। अब ये कि इसका संदर्भ आता है रामचरितमानस में, जो तुलसीदास गोस्वामी ने 15वीं शताब्दी में लिखा। उसमें उत्तरकांड एक चैप्टर है रामचरितमानस का, उसमें मैंने उदाहरण भी दिया है इस बुक में। जब राम शासक बने, लोकतांत्रिक पद्धति से शासक तो हो गए, अब नीतियों का निर्माण करना था। तो नीति कैसे बनावे शासन की? ये नहीं कि पहले से बनी बनाई जो चली आ रही थी राजतंत्र की, उनके पहले से उसको अडॉप्ट किया। उन्होंने पूरी प्रजा को बुलाया, सारे दशरथ के मंत्रिमंडल के लोगों को बुलाया, जितने विधि और न्याय और सामाजिक व्यवस्था के जानकार लोग थे, समाजशास्त्री लोग थे, जिनको ऋषि मुनि कहा जाता है, ऐसे सारे जितने कॉग्निजेंट पीपुल थे, इनलाइटेंड पीपुल थे, सबको बुलाया। प्रजा भी आई और उन्होंने तब एक विषय रखा अपने दरबार में, सभा में। उन्होंने ये कहा कि एक बार, तुलसीदास इस प्रकार लिख रहे हैं उत्तरकांड में रामचरितमानस के, एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु जन पुरवासी सभाए। तो श्री राम ने सारी प्रजा को और सारे अपने विद्वानों को, आचार्यों, सबको बुलाया और सारे लोग आए उनकी सभा में। अब सबके मन में कुतूहल था कि किस लिए बुलाए हुए हैं, शासक हो गए हैं राम जी, तो राजा हो गए हैं, जो चाहें निर्णय लें, आदेश दें, हम लोगों को क्यों बुलाए हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम किस लिए आपको बुलाए हैं बता रहे हैं। हम बुलाए हैं कि नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, करहु सुनहु जो तुम्हें सुहाई। कि देखो, हमारी कोई अथॉरिटी मत समझो, हम तुम्हारे हैं। आई एम हियर टू सर्व यू पीपुल। हम कैसे आपको सर्व करें, हम अपने नियम नीति सिद्धांत कैसे बनावें, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। हमारे लोग, हम तो आपके शासक के रूप में सेवक होंगे। यही लोकतंत्र का सिद्धांत है। प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी सब पब्लिक सर्वेंट हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ये कहाँ से ये आदर्श आया पहली बार कि हर रूलर जो है लोकतंत्र में क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट है, जन सेवक है, जनता का सेवक है। ये प्रथम बार कंसेप्ट आता है राम राज्य में। राम ने कहा कि हम तो आपके सेवक हैं, आप हमें दिशा निर्देश दीजिए, गाइडलाइन दीजिए कि हम आपकी सेवा किस प्रकार करें, नीतियों का निर्माण कैसे हो। तो उन्होंने कहा मेरी कोई अथॉरिटी नहीं किंग के रूप में, आप प्रजा, आप हमारे इनलाइटेंड पीपुल जो हैं, ऋषि मुनि, मार्गदर्शन करिए। समाजशास्त्री जो व्यवस्था के जानकार हैं, शासन प्रणाली के जानकार हैं, सब कोई मिल करके मुझे बताइए कि नीतियाँ क्या हों। तो उन्होंने कहा कि मेरी अलग से कोई सत्ता नहीं है, हम यहाँ हैं केवल आपकी सेवा करने के लिए।
एक बड़ा बढ़िया प्रसंग आता है, अभी मैं बताता हूँ कि राम ने किस प्रकार से भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार सबको किनारे रखा, किसी को उपकृत नहीं किया। वो आप अभी हमने नेपोटिज्म के अंदर भी आपने कहा। हाँ, तो प्रसंग यूँ आता है जी कि प्रजा ने कहा कि जो लोक हितकारी हो करहु सुनहु जो तुम्हें सुहाई, कि हमारी अथॉरिटी, भले राजा हम हो गए हैं लेकिन मेरी इस किंगशिप से डरिए नहीं कि हम राजा हो गए हैं तो आपको दंडित कर देंगे, कुछ कर देंगे। आप लोग निडर हो करके मुझको परामर्श दीजिए कि शासन प्रणाली किस प्रकार से चलाई जाए। तो प्रजा ने परामर्श भी दिया है, तमाम आचार्यों ने परामर्श दिया और कहा कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए महाराज, आपकी शासन प्रणाली लोक हितकारी होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करिए। आज की डेमोक्रेसी का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी आइडियल डेमोक्रेसी का दुनिया में, कि उसको कैसे होना चाहिए, उस शासन प्रणाली उसकी कैसी होनी चाहिए, डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपुल, जिसको कहते हैं शॉर्ट में वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य। ये प्रथम बार मानव जात के संपूर्ण ज्ञात इतिहास में अयोध्या में श्री राम के समय आई थी। इस सिद्धांत के आविष्कार श्री राम हैं। ये रेफरेंस कहाँ से लिया है गोस्वामी तुलसीदास ने 15वीं शताब्दी में अपने रामचरितमानस में? वाल्मीकि रामायण से। काम्य रामायण, अध्यात्म रामायण, तमाम प्राचीन ग्रंथों में सामग्री बिखरी पड़ी है। कुल से उदाहरण मैंने देख दिया है और यूरोपियन जो वो हैं पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स, उनको मैंने फिर चैलेंज किया है कि आप देखो, आपका मैक्स मूलर है जर्मन, वो हिस्टोरियोग्राफर, इंडिक सारे लिटरेचर को उसने पढ़ा, बहुत बड़ा वो इंडोलॉजिस्ट है। उसने कहा कि राम का पीरियड 8 से 12,000 वर्ष पीछे था और अरिस्टोटल, सोक्रेट वगैरह का तो ज्ञात है ही है, 4th सेंचुरी BC में थे, अनडिस्प्यूटेड वो है, फाइंडिंग है। तो हम कहा भाई देख लो कि आप लोग बताते हो कि भारत में लोकतंत्र और सारे सिद्धांत वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट यूरोप से आया, यानी ग्रीस से आया। देखो यहाँ पे ग्रंथों में हमारे क्या है, तुम्हारा वो कहता है मैक्स मूलर है और डाइसी है, ऑस्टिन है, फ्रेंच का जो 18th सेंचुरी का वो एक विद्वान आया, बड़ा भारी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था, मॉन्टेस्क्यू कहलाता है, जूरिस्ट भी था। ये सब मिल के इस बात पर सहमत हैं कि राम का पीरियड जो है वो 8 से 12,000 वर्ष पहले था। तो उसी समय में वाल्मीकि, रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि तो राम के समकालीन थे। वाल्मीकि रामायण में उदाहरण है। तो जो आई विटनेस है राम के रूल का, मोस्ट ऑथेंटिक वर्क अगर राम के शासन पर किसी का है तो वाल्मीकि का है, वाल्मीकि रामायण में। वहाँ से मैंने मैक्सिमम कोटेशंस लिए हैं। वो जो कुछ रिकॉर्ड किए हैं वो चूंकि जो देखे थे वो रिकॉर्ड किए। बाद के विद्वानों के समय में तो राम जी नहीं थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास के समय में नहीं थे, कालिदास के समय में नहीं थे, कम रामायण के रचयिता जो थे उनके समय में नहीं थे। तो ये सब तो वहाँ से सामग्री लिए हैं जो वाल्मीकि जी ने लिखा। अध्यात्म रामायण के वेद व्यास जी भी उस समय नहीं थे, महाभारत काल में आए थे, राम जी तो त्रेता युग में थे। तो सबसे ऑथेंटिक वर्क अगर उपलब्ध है तो वो है वाल्मीकि रामायण। उसी में आता है कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट प्रथम बार राम ने विकसित किया था। ये है उनके शासन प्रणाली का, यानी राम राज्य की दूसरी खूबी, सेकंड फीचर। ऐसे और आप जानना चाहेंगे तो हम और बताएंगे। प्लीज गो ऑन। एक बार यूँ हुआ कि लोकतंत्र की दुनिया भर में सबसे बड़ी कमजोरी है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, करप्शन, भ्रष्टाचार। इसकी क्या स्थिति थी राम के समय में? तो एक ग्रंथ है 8वीं शताब्दी में महाराष्ट्रियन एक आचार्य हुए हैं संस्कृत के, आचार्य भवभूति नाम है उनका। भवभूति, हाँ, आचार्य भवभूति का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, ग्रंथ है, नाम है उत्तर रामचरितम। उसके कोटेशन इसमें मैंने दिया है। उत्तर रामचरितम में भवभूत लिखते हैं जी कि जब लंका विजय करके श्री राम आ गए, प्रथम दिन इस लोकतांत्रिक पद्धति से राजा के सिंहासन पर बैठ गए तो लक्ष्मण ने एक प्रश्न किया, और उस समय वहाँ हनुमान भी थे, दूसरे भी लोग थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई अभी तक तो 14 वर्ष तक हम लोग जंगल में भटकते रहे जी, और तरह तरह की चुनौतियाँ आई और संयुक्त रूप से हम लोगों ने उसको फेस किया और आज आए हैं, और आज प्रथम दिन है शासक का, आपका राज्यारोहण हुआ है।
अब राजा राम किस रूप किस दृष्टि से हम लोगों को देखेंगे? अभी तक तो हम आपके अनुज थे, छोटे भाई थे। सीता जी के प्रति आपका स्नेह, हनुमान जी के प्रति आपकी इतनी करुणा दया, आपके सेवक थे। खुद मैं छोटा भाई था तो मेरे प्रति इतना स्नेह है आपका था कि संसार में एक अप्रतिम उदाहरण है कि इतना स्नेह कोई छोटे भाई को कर सकता है। लेकिन ये सब तब आपने किया था जब आप परिवार में केवल एक सदस्य थे, हमारे बड़े भाई थे। आप बड़े भाई के साथ साथ आप शासक हैं अयोध्या के। तो हम बड़े भाई का आप नहीं पूछ रहे हैं, हम किंग का पूछ रहे हैं, उस शासक का पूछ रहे हैं जो इस समय अयोध्या का शासक हो गया है। अब वो किस तरीके से हमको देखेगा, हनुमान जी को कैसे देखेगा, सीता जी को, या जो भी नियर डियर हैं। माने वो नेपोटिज्म पर क्वेश्चन था, भाई भतीजा बात पे जानना चाहता था लक्ष्मण। तो राम गंभीर मुद्रा धारण किए। बहुभूत लिखते हैं उत्तर रामचरित में कि क्या उत्तर दिया राम ने लक्ष्मण के इस प्रश्न के उसमें। तो कहते हैं, स्नेहम दयाम सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। इसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये होगा कि देखो लक्ष्मण, भूल जाओ उस भाई को जो जंगल में तुम्हारे साथ था। वो दूसरा भाई था, यहाँ भाई नहीं बैठा है। ये पहले दिमाग से निकालो कि तुम्हारा भाई यहाँ शासक की उस पर गद्दी पे आज बैठा है। ये अयोध्या का शासक है, वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य का शासक हूँ मैं क्या क्या करूँगा अब कि स्नेह हम जिस किसी को भी मैं बहुत स्नेह अब तक करता था वो भूल जाए कि एक शासक के रूप में कोई हमको किसी दूसरे की तुलना में उसको ज़्यादा स्नेह देंगे। जो स्नेह एक साधारण से साधारण हमारे साम्राज्य के व्यक्ति को मिलेगा, वही स्नेह लक्ष्मण आज से तुमको मिलेगा। दयाम, जिस किसी पर अभी तक मेरी बड़ी दया थी, किस पे होती थी? उन पे सुग्रीव, अरे वो सुग्रीव सब बैठे थे वहाँ, और ये बैठा था विभीषण और हनुमान। तो उन्होंने कहा, जिन सेवकों पर, अपने सहयोगियों पर अब तक मैं बड़ा दयावान कृपावान होता था, वो भूल जाएं कि मैं उन पर कोई अतिरिक्त दया करुणा आज से करने वाला हूँ। उतनी दया करुणा अब उनको हमारी मिलेगी जितने हमारे राज्य के किसी साधारण व्यक्ति को मिलेगी। फिर स्नेहम दयाम सौख्यम, सौख्यम कहते हैं लग्जरी को, सुख साधन जितने होते हैं सब हमेशा राजाओं के लिए, शासकों के लिए सुख साधन की व्यवस्था की जाती है, नौकर चाकर और तमाम कंफर्ट की चीज़ें। तो उन्होंने ऐसे नज़र दौड़ाई, कहा मैं देख रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा विलासिता की वस्तुएं शासक के लिए रखी गई हैं और बहुत नौकर चाकर सब खड़े हैं हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए। ये लग्जरी है, ये भोग विलास की वस्तुएं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारी मेरे लिए जुटाई गई हैं। फल रखा है, जल रखा है और शरबत रखा है, तो ये मिठाई रखी है, वो रखा है। ये जो यहाँ इतनी सारी लग्जरी हमारे लिए जुटाई गई है, ये लग्जरी में से मैं उतने लूँगा, उतने का ही उपभोग करूँगा जितना हमारे राज्य का साधारण से साधारण कोई व्यक्ति उपभोग करता होगा। उससे हट करके एक रत्ती भर में इस भोग विलास का आनंद लेने वाला नहीं हूँ। सब व्यर्थ है मेरे लिए। मेरी जनता अगर इसको खाती है, इस फल को, तभी मैं खाऊंगा। ये मिठाई जनता को सुलभ है, तभी मैं इसका स्वाद ग्रहण करूंगा। तो कहते हैं स्नेहम दयाम सौख्यम च यदिवा जानकीम। अब पत्नी का रोल बहुत है, बहुत सारा इस जगह पर लोकतंत्र में, शासन प्रणालियों में शासकों की पत्नियों ने तमाम विवाद खड़े किए हैं जी, शासकों पर दबाव डाले हैं। तो राम का क्या नज़रिया वहाँ था सीता के प्रति? ऐसे उन्होंने कहा जानकी जी को वहाँ उस समय थी नहीं, उनको भी बता दो कि भले मेरी पत्नी है, लेकिन अगर वो मेरे लोक कल्याणकारी शासक के रूप में मेरे क्रियाकलापों में बाधक बनी, जनता का कल्याण करने का हमारा जो प्रण है, कार्य है, अगर उसमें वो बाधक बनी, तो उनको भी मुंचतो नास्ति में व्यथा, इन सब को किक आउट करने में मुझको एक क्षण की भी देरी नहीं लगेगी। लक्ष्मण तुम्हें, सुग्रीव, हनुमान आदि तुम लोग, और ये जितना सुख साधन यहाँ रखे हो मेरे लिए, यहाँ तक कि मेरी पत्नी सीता भी आराधनाय लोकस्य च,
ये लोक जो है, जनता जो है, ये इसकी मैं आराधना करूंगा, इस पे शासन करने नहीं आया हूँ। इसकी सेवा उस प्रकार से मैं करूंगा जैसे कोई भक्त अपने भगवान की सेवा करता है, आराधना करता है। तो जनता ही हमारी भगवान है, हम इसकी आराधना करने के लिए शासन करेंगे। शासक के रूप में हम इस पे शासन रूल करने लिए नहीं आए, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, जिसको रॉब कहते हैं, दिखाने के लिए शासक का। हमारे लिए जनता आराध्य है, उसकी पूजा, उसकी वंदना करने, उसकी हर प्रकार से उसका भला करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और मेरे इस कार्य में अगर कोई बाधक बना, चाहे लक्ष्मण तुम हो, सुग्रीव वगैरह तुम हो, ये सारी सामग्रियाँ जितनी भोग विलास की हैं, या मेरी पत्नी सीता हैं, सबको मैं किक आउट कर दूंगा, अयोध्या से बाहर निकाल दूंगा। सब सन्न रह गए। आप कल्पना करिए कि आज तक मानव जाति की किसी भी शासन प्रणाली में किसी शासक ने प्रथम दिन यह कहा हो कि घर परिवार के लोग, नातेदार, रिश्तेदार लोग, मित्र लोग, जानने वाले लोग, पत्नी, बेटे या जो भी होते हैं, जो नेपोटिज्म क्रिएट करते हैं, दबाव डालते हैं कि आपको ये पावर है, वो पावर है, अपना ये काम कर लीजिए, वो काम, तो शासन के किसी भी अधिकार का दुरुपयोग श्री राम ने अपने हित में नहीं किया। जो कुछ किया केवल और केवल प्रजा के हित के लिए किया। नेपोटिज्म से फ्री थी राम की राम राज्य, पूरी तरीके से मुक्त थी भाई भतीजावाद से। यह उनकी तीसरी फीचर थी। और आप जानिएगा तो लंबी श्रृंखला है, मैं आपको आगे ले चलूँगा। तो इस तरीके से जी। तो वैसे आप लखनऊ के सम्मानित अदालत के सम्मानित जज थे, तो आपका निश्चित रूप से शासक लोगों से, सांसद से, मंत्री से भी मुलाकात होती रहती होगी। तो अभी आपने जो राम के राज्य के ये फीचर के बारे में बताया, नेपोटिज्म फ्री रूलिंग, इसके संबंध में कभी आपने ऐसे मंत्री या सांसदों को ऐसा था हमारा विरासत, ऐसा बताया है, और उनका कैसा होता है उनका रिस्पॉन्स? देखिए, मैं न्यायाधीश था। जब तक न्यायालयों में काम करता था तो न्यायालयों का काम एक अलग तरीके का है। वहाँ निर्णय देना होता है, न्याय करना होता है जी। मेरा 10 वर्ष बीता है विभिन्न राज्यपालों के साथ उत्तर प्रदेश के राजभवन में जी, लखनऊ में जी। तो स्वाभाविक रूप से राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है भारत के संविधान में। और मंत्रिपरिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट की, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पब्लिक, लेकिन आंसरेबल टू गवर्नर भी होती है। तो स्वाभाविक रूप से मंत्रिपरिषद के सारे निर्णय राज्यपाल के आते हैं। बहुत सारे विधेयक, बिल वगैरह आते हैं मंजूरी के लिए। तो बहुत काम संविधान के अंतर्गत ऐसा है जो राज्यपाल स्वीकृति देगा तभी हो पाएगा। बहुत सारे सरकार के निर्णयों में राज्यपाल की भूमिका होती है। ऐसे तो राज्यपाल सामान्यतया मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारा विवेकाधिकार भी है। अगर संविधान और स्थापित नियमों के विपरीत मंत्रिपरिषद ने या मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो राज्यपाल उसके विपरीत अपना स्वतंत्र मत ले सकता है। फिर वो बाध्य नहीं मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के निर्णय से। बहुत बार अवसर आते थे, बहुत बार देखने में आता था कि मंत्रिपरिषद के निर्णय में, मुख्यमंत्री के निर्णय में कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट ऑफ बायस है। तो ये कोई ये नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश और लखनऊ में ऐसा हुआ होगा। ये लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्व भर में कमजोरी है। आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी तक संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में एक भी नहीं है जो 24 कैरेट पर या 100% मापदंडों पर खरी हो। क्योंकि जो लोग चुन के आते हैं, लोकतंत्र में निर्वाचन के जरिए जनता निर्वाचित करके भेजती है लोगों को। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जिनके मतों से, जिनके वोट से वो आए हुए हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं उनसे। कई बार उनको न चाहते हुए भी बायस होना पड़ता है। हाँ, बायस उनका दिखता है, करते हैं। लेकिन ये मैंने इसीलिए भवभूत का वह ग्रंथ रामचरित, अरे उसको उत्तर रामचरितम में से इसीलिए उदाहरण दिया कि जितनी रिसर्च अवेलेबल है दुनिया में, उसमें केवल राम राज्य ऐसा था जो 100% भाई भतीजावाद से मुक्त था। बाकी सारा आदर्श से आदर्श, सबसे बढ़िया कही जाने वाली लोकतांत्रिक सरकारें भी, चाहे वो 0.01% ही भाई भतीजावाद हो, लेकिन कहीं न कहीं है, नेग्लिजिबल मात्रा में ही हो, बड़ी नगण्य मात्रा में भाई भतीजावाद हो, जो कभी दिखेगा नहीं, लोगों की जानकारी में भी नहीं आएगा, लेकिन होता है, मानव स्वभाव है।
और ये थोड़ा मोड़ा चलता भी है, शायद लोकतंत्र में इसको स्वीकार किया जाता है। वो केवल राम का, इसीलिए राम राज्य को क्यों आदर्श माना जाता है। भारत में दुनिया भर में लोगों की वो अपेक्षा होती है कि एक ऐसा हमको आदर्श शासक मिले जहाँ किसी भी प्रकार की नेगेटिव कंसिडरेशंस ना हो और आइडियल। तो एक आइडियलिज्म तो हमेशा एक एक्सपेक्टेशन है, होप है, और ज़मीन पर कब उतरती है, ट्रांसलेट होके कब आती है, सामने कब दिखती है एक्शन में। तो बहुत सारा आदर्श शासन देने वाले हुए हैं लोकतंत्र में, हैं भी लोग, लेकिन मैं राम राज्य के अलावा मैं किसी को भी नहीं कह सकता हूँ कि वो भाई भतीजाबाद से कभी पूरी तरह मुक्त रहे हों, चाहे थोड़ी ही मात्रा में रहा हो। तो ये है, अगर कंपेयर करिए राम के समय को और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था को। तो राम के समय में राम के निर्देशन में राज्य होता था, लेकिन उनके नीचे भी तो लोग तो होते थे, और वो तो अवतार नहीं थे, वो तो भगवान की भगवत्ता से भरे नहीं थे। तो आपको रेफरेंस में ऐसा कुछ मिला जो मंत्री हो या राज्यपाल हो, उसके नीचे वाले जो भी ओहदा के लोग हों, उनका कैसा था? जैसे आपने अभी भी बताया कि राम राज्य में तो कुछ होता नहीं था, फिर भी नीचे वाले लोग कैसे थे, उसका रेफरेंस है हमारे पास। बहुत रोचक आपको लगेगा, एक चैप्टर इसी में है जी, ब्यूरोक्रेसी इन राम्स पीरियड। इसी में एक चैप्टर है, आप देखिएगा, इसी विषय पर है, इसी प्रश्न पर है जो आपने प्रश्न किया है 30 नंबर में। हाँ, वो जिस भी नंबर पर है, आपके हाथ में वो पुस्तक है, आप देख रहे हैं जी, कि राम के समय में उनकी नौकरशाही किस तरीके की थी। आप जानते हैं, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन 2 भागों में बटा होता है। सरकार जिसको कहते हैं, सरकार 2 भागों में होती है। एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव जी। माने निर्णय कौन लेती है, नीतिगत निर्णय कौन लेगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मंत्रिपरिषद जिसको कहते हैं, मंत्रिमंडल, और उसको लागू कौन करेगा जमीन पे, क्रियान्वित कौन करेगा, एक्ट अपॉन एग्जीक्यूट कौन करेगा, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनको संयुक्त रूप से कलेक्टिवली ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, नौकरशाही कहा जाता है। तो राम के समय में नौकरशाही क्या थी, कितने पद थे, वेतनमान कितना था, क्या लोग राम से यानी साम्राज्य से यानी शासन की व्यवस्था से नौकरी मांगने के लिए दौड़े पड़े रहते थे कि हमको रोजगार दीजिए। बुला के राम के समय में बुला करके उनसे निवेदन करके कि राज्य के काम में हाथ बटाइए, आप ये दायित्व स्वीकार करिए। आज ऐसा नहीं था कि वैकेंसी निकल रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, दौड़ पड़ रहे हैं, एक वैकेंसी की जगह 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। राम के समय में नहीं था। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा जिसमें होती थी उसका आकलन राम कराते रहते थे। जब भी जरूरत पड़ती थी तो उस व्यक्ति को निवेदन भेजा जाता था, ये शासक राम का आपसे अनुरोध है कि आप आएं और इस दायित्व को निर्वाह करें, क्योंकि जनता का भला होगा, आप रहेंगे इस पद पर, इस कार्यालय में। तो और कम लोगों को पता है, ये रेफरेंस आते हैं बहुत सारे वाल्मीकि रामायण से लेकर दूसरे ग्रंथों में, कि राम ने लक्ष्मण को, अपने छोटे भाई को, डिप्टी रूलर बनाया था, डिप्टी किंग। आजकल जैसे वो प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कंसेप्ट है जी। तो ये कहाँ से आया, ये तो कल का कंसेप्ट है अभी दुनिया में। राम के समय में राम ने लक्ष्मण को बनाया था उपराजा, डिप्टी किंग। और बहुत सारा पावर जो है राम सब अपने पास नहीं रखते थे, सारे विभाग बहुत सारा लक्ष्मण को दे रखे थे। अच्छा। जिसमें बहुत सीरियस पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व होता था, उसको राम अपना और मंत्रिपरिषद के साथ कर लेते थे। जिन मामलों में राम को अकेले ही निर्णय लेना होता था और हल्के फुल्के विषय होते थे, उसको लक्ष्मण को दे देते थे कि देख लो भाई, कोई शिकायत आई तो भी भाई देख लो, किसी को तकलीफ तो नहीं है, गुप्तचरों की व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, लोगों को जो भी उनका अधिकार है वो मिल रहा है कि नहीं, कोई लोक पीड़क तो नहीं है, जिसको आज की भाषा में बोलें तो गुंडा बदमाश तो नहीं है। हाँ। तो ये सब सूचनाएं लक्ष्मण कलेक्ट करके अपने गुप्तचरों से राम तक पहुंचाते थे। अच्छा। हाँ, तो ये जो उन्होंने विकसित किया, चाहे ये नौकरशाही के तमाम पद थे, जैसे आर्मी का चीफ कौन होगा, उसमें कितनी प्रतिभा होनी चाहिए, हर पद की क्वालिफिकेशन डिफाइंड थी। जैसे ट्रेजरार है, वित्त का काम देखना है,
वित्त मंत्रालय कौन देखेगा, वित्त की व्यवस्था कौन करेगा, जनता से टैक्स कितना लिया जाएगा, कब नहीं लिया जाएगा, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, विप्लव आ गई, आपदा आ गई। इतना बढ़िया वर्णन आपको मिलता है रघुवंशम से लेकर के वाल्मीकि रामायण से सारे ग्रंथों में। उन्हीं 48 ग्रंथों की सामग्री मैंने इसमें दिया है। वैसे टैक्स का बता दीजिए ना। टैक्स का ये आता है रघुवंशम में आता है, कालिदास लिखते हैं जी कि देखिए वो कहते हैं कि राम ने किस प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम इवॉल्व किया था अपने समय में। उन्होंने यह कहा अपने टैक्स कलेक्टर्स को जी कि भाई देखो, ये नहीं कि आज जो रेट डिफाइन हुआ है कि इस रेट से टैक्स किसानों से वसूला जाएगा या व्यापारियों से वसूला जाएगा, तो इसको ये ध्यान में रखो कि टैक्स राजा अपने को एनरिच करने के लिए, कोष भरने के लिए, खजाना भरने के लिए नहीं लेता है। राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे जी और उससे जनता का कल्याण हो, बिल्कुल, इसीलिए टैक्स लिया जाता है। ये नहीं कि राज्य के पास इतना पैसा हो जाए कि उसको दबाए बैठा रहे। राज्य और राजा जो है वो कोई साहूकार नहीं है कि वो पैसा दबा करके उसमें दबा कर रखेगा तहखानों में और विपत्ति के समय निकालेगा। हाँ, कोष बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जनता का शोषण करके करो। टैक्स उतने ही लो। उसमें लिखते हैं वो कालिदास रघुवंशम में, अपने एक ग्रंथ है रघुवंशम, उसमें लिखते हैं कि जैसे सूर्य पत्तियों से धूप निकलती है दिन में सूर्य की, तो वो क्या करता है, सुखाता है ना। पत्तियों में जो जल है वो उसकी गर्मी से, सूर्य की किरणों की गर्मी से वेपराइज होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। तो क्या सारा वो सोख लेता है क्या सूर्य? सारा सोख लेगा तो पत्ती और पौधा नहीं सूख जाएगा, वृक्ष नहीं सूख जाएगा। बहुत थोड़ी मात्रा में, दिखता भी नहीं, वो दिखता भी नहीं। कहीं आप मुश्किल से देखे होंगे कि पेड़ से धूप हुई है तो पेड़ से भाप निकल रही है, क्योंकि वो सूर्य वो गर्म कर रहा है और सारा जल सोख ले रहा है, दिखाई भी नहीं देता। तो कहते हैं इतना सब्टिल फॉर्म में लो, इतनी कम मात्रा में तुम उपभोक्ता से, लोगों से, टैक्स्ड पीपल से वो लो, जैसे सूर्य लेता है अपनी किरणों के माध्यम से, एक एक पत्ती से लेता है, किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ, घास है, छोटा सा तिनका है, तो उसमें से भी निकालता है। हाँ। ये नहीं कि आज के ये जो दोषपूर्ण टैक्सेशन सिस्टम है कि केवल वह लोग देंगे टैक्स जो 10 लाख से ऊपर की सैलरी पा रहे हैं या इतना ज़्यादा कमा लिए हैं। छोटा भी देगा, बड़ा भी देगा जी। एक छोटा सा 2 पत्ती का पौधा है, बहुत छोटी छोटी उसमें पत्तियां हैं, कितना उससे सूर्य ले लेता है। वो सूर्य ही उसको गणना कर सकता है, मानो कि बस कि नहीं है, इतना कम मात्रा में लेता है उससे, और उसी को लौटाता कई गुना है। क्यों लेता है सूर्य? कि अगर सूर्य ये टैक्स नहीं करेगा इनसे, तो ये जो मॉइस्चर है, जो स्टीम बननी है, भाप बननी है, क्लाउड्स बननी है, ये बनेगी कहाँ से? बारिश होना है। तो एक अगर उसने लिया है, हम कहें उदाहरण के लिए कि 1 मिलीग्राम जल लिया है किसी पत्ती से, किसी पौधे से, तो उसको कम से कम वो 100 गुना करके लौटाता है। बिल्कुल लौटाता है। तब जो है जगत की व्यवस्था चलती है। तो उन्होंने, राम ने यही कहा कि देखो तुम लोग ऐसे करो कि जनता को कष्ट भी ना हो। सूर्य अगर ना खिले, उसकी धूप ना आवे, तो पेड़ पौधे जीवित भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और कब उसने उनसे निकाल लिया थोड़ा सा जल उनकी पत्तियों से, टहनियों से, उसको पता भी नहीं चलता। टैक्स भी हो गया, वो उसको कोई मलाल भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है। तो रामकालीन समाज यही था, आर्थिक स्वावलंबन का वो समाज था। नौकरी मांगने कोई जाता नहीं था, ना राज्य का ये दायित्व था। वो साफ था कि न कोई मांगता था, तो ये नकारने का सवाल ही नहीं। सब लोग अपनी अपनी पसंद का सेल्फ ऑक्यूपेशन, ओन ऑक्यूपेशन। एग्जैक्टली, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लोग करते क्या थे, कैसे वो अपने आप का जीविका उपार्जन करते थे? इसका वर्णन फिर वही रामचरितमानस के उत्तरकांड में देते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तमाम ग्रंथों की रिसर्च करने के बाद उन्होंने लिखा कि भाई देखिए, न ही दरिद्र, न ही दुखी, न दीना, न ही को अबुध, न लक्षणहीना। राम की शासन प्रणाली कैसे थी, उनके समय में लोग कैसे थे? कहे ना तो कोई अनक्वालिफाइड और अनस्किल्ड था, न ही को अबुध माने इलिटरेट, ना कोई इलिटरेट था, सब वेल एजुकेटेड पीपुल होते थे। और
लक्षण ही ना, कोई भी अनस्किल्ड नहीं था। तो जब एवरीबडी इज वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड, तो कुछ तो करेगा, स्किल किसी एरिया में है उसको, उसी स्किल की फील्ड में वो जो है अपनी आजीविका खुद उसने खोजा है। मान लीजिए एक कारपेंटर है, पहले वर्ण व्यवस्था थी ना, बिल्कुल, तो परिवार में मान लीजिए किसी एक पिता के 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों ने जब से 3 साल 5 साल के हुए हैं तब से पिता को फर्नीचर बनाते हुए देखे हैं, दरवाज़ा बनाते देखे हैं, जो भी काम होता है उस फैमिली में, कोई एक टेलर है, कोई एक नाई है, कुछ और ग्रोसरी की दुकान है, तो बच्चों ने छोटेपन से देखा हुआ है। अब पिता जैसे जैसे वृद्ध हो रहा है, भी बड़ा हो रहा है, या नहीं भी अभी वृद्ध हुआ है, काम करने की क्षमता है पिता में, तो उसके जीवन काल में ही उसके बच्चे वो काम हाथ बटाने शुरू कर देते थे। पिता एक दिन नहीं रहा तो परिवार में अब वो आर्थिक इकोनॉमिक कयास नहीं आना है कि अब कैसे जीवित रहें, क्योंकि बच्चों ने संभाल लिया है पिता के जीवन काल में ही संभाल लिया। हाँ, तो राम राज्य पूरी तरीके से 100% आर्थिक स्वावलंबन का समाज था। जितने लोग नौकरी तो थी ही नहीं, नौकरी वर्ड ही यूज करना वहाँ व्यर्थ है। खुद राम की जो प्रशासन, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ, वो निवेदन किया जाता था कि आप में ये क्षमता है, आप आइए, आप राज्य की मदद करिए। अच्छा। और अधिकतर लोग वेतन नहीं लेते थे। अवैतनिक कर्मचारी और अधिकारी का जो कंसेप्ट है, ऑनरेरी सर्विसेज, हाँ, ग्रेच्युटस सर्विसेज, ये कंसेप्ट संसार में पहली बार राम के समय में आया है। ये दुर्भाग्य है कि हिंदू सभ्यता का यह महान ज्ञान, महान आदर्श, महान खोजें ये दुनिया में जा नहीं पाई हैं। मेरा प्रयत्न इसी बात का था कि यूरोपियन सुप्रीमेसी ऑफ, वो जो उनका क्लेम है, देयर क्लेम ऑफ इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी, वो कम से कम इतना शर्म महसूस करें कि उन्होंने जो हमारे विश्वविद्यालयों में ला के यह बता करके कि हम, यह बौद्धिक श्रेष्ठता हमारी थी, हम इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, लीजिए हमसे ये बौद्धिक ज्ञान, ये व्यर्थ की बात है। राम के समय में ये सब सारी चीज़ों का विकास हो चुका था। चाहे टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स हैं, आज भी जनता अगर टैक्स से पीड़ित है तो इसी बात पर पीड़ित है कि आप ज़्यादा टैक्स कर रहे हो, रिटर्न कम दे रहे हो, वेलफेयर कम हो रहा है, टैक्स ज़्यादा किए जा रहे हैं, ये शिकायत है। इसमें ट्रूथ है नहीं है, वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे नौकरियों का एक बहुत बड़ा है, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है सारी दुनिया में। सरकारें कोई मिल थोड़ो हैं, कारखाना थोड़ो हैं, सरकारों का काम गुड गवर्नेंस देना होता है। एक गवर्निंग अपरेटस है, वो फाल्सली क्लेम करते हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे तुम्हारा काम है अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना, गवर्नेंस देना, वो दो, इसलिए तुम्हें बैठाया गया है। लोग अपनी रुचि और अपनी क्षमता प्रतिभा के अनुसार अपना रोजगार ढूंढें। राम राज्य इसीलिए सुखी था, ना कोई वहाँ अयोग्य था, सबको पढ़ाया लिखाया जाता था, शिक्षा देता था साम्राज्य उनका, जो जिस योग्य था उस फील्ड में उसको शिक्षा दी जाती थी। ये नहीं कि सबको वेद ही पढ़ा दिया जाए और चलें दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हो जाएं। प्रतिभा का आकलन करके उसी फील्ड में उनको दक्ष किया जाता था, वही काम वो करने लगते थे। यही आज भी ज़रूरत है। व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग स्किल है, अलग अलग उसकी हॉबी है, अलग अलग इंटरेस्ट के एरियाज हैं। काउंसलिंग जो होती है आजकल रोज़गार की, इसी नाम पर होती है कि बच्चे की रुचि किस में है, उस फील्ड में जाएगा तो अच्छा एक्सेल करेगा। ये राम के पीरियड का सब आविष्कार है और इसीलिए बहुत सुखी था समाज। ना कोई दुखी था, ना दरिद्र था, न ही को दुखी, न ही दरिद्र, न ही दुखी, न दीना। कोई गरीब होते ही नहीं था, दरिद्र होते ही नहीं थे, भीख मांगने वाले और नौकरी मांगने वाले। जैसे अभी जो कुंभ मेला हो रहा था तो उस समय जब जो लोग कुंभ जाने के लिए ट्रेन से जा रहे थे, वहाँ पर भी भगदड़ मची, कितने लोगों का मतलब उनका जीवन ही ख़त्म हो गया। कुंभ में भी ऐसा हुआ और कभी कभार होता रहता है, जहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं भीड़ बहुत है। तो आज के समय में भीड़ ज़्यादा है, वो समझ में आ जाता है। उस समय में राम राज्य बहुत बड़ा था और उस समय के लोगों का उम्र भी थोड़े आज के फीसदी तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होता था। तो पॉपुलेशन कितना था और लोग हर तबके में, हर कोने कोने में सुखी थे, इसका रेफरेंस क्या है, इस संबंध में थोड़ा बताइए। देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो कंसेप्ट है ये राम के एरा में नहीं था। राम के समाज में ये था, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यप्य।
एक ही पुत्र हो, एक ही बच्चा हो, पुत्र हो पुत्री हो, गुणवान हो। ऐसा था? हाँ, इस तरीके के रेफरेंस आते हैं, मैंने इसमें दिया है। वो ठीक है, बजाय इसके कि बाद में, बहुत बाद में तो ये हो गया कि जिसको पुत्र नहीं होगा तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा, उसको मुखाग्नि कौन देगा, ये कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, बेटी तो ब्याह के चली जाएगी दूसरे परिवार में। तो ये सब कंसेप्ट उस समय नहीं था। जेंडर इक्वालिटी 100% थी, स्त्रियों का इतना सम्मान था। स्वयं अगर आप उनका सुग्रीव और बाली का उदाहरण देखिए कि राम ने उसकी पत्नी का हरण कर लिया था, छोटे भाई का, बाली ने, नहीं तो राम क्यों उसका वध करते, इसीलिए तो वध किए जी। सुग्रीव अपने छोटे भाई की पत्नी को किडनैप कर लिया और उसने कंप्लेंट किया राम से जी कि हम तो नहीं उससे वापस ला पा रहे हैं, महाराज हमारी रक्षा करिए, मेरी पत्नी लाइए। तो उन्होंने उसको मारा और जब मरते समय उसने, बाली ने पूछा कि हम दोनों तो भाई भाई थे, सुग्रीव और हम भाइयों के बीच के झगड़े में आप प्रभु कहाँ आ गए, हम आपके लिए पराये थे क्या? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कौन नाथ महिमारा। वो कहता है बाली कि अरे प्रभु, आप तो सबको अनबायस्ड हो करके दोनों को समान रूप से देखना चाहिए था, आपने क्यों मारा हमको? तो उन्होंने कहा भाई सुन, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन 60 सम कन्या ये चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलौ के जाई, ताय बधे कछ पाप न होई। भाई देख, छोटे भाई की भी जो पत्नी है वो अपनी पुत्री के समान होती है, बहन के समान हो सकती है। तुमने उस पर कुदृष्टि रखी, उसका अपहरण करके ले गया, तो मृत्युदंड तो एक सामान्य, बहुत न्यूनतम दंड है जिसका तू पात्र था, और मैं क्या देता तुम्हें? तो उसने स्वीकार किया कि प्रभु मुझसे गलती तो हुई, लेकिन जा रहा हूँ, गया वो। तो राम ने एक्सप्लेन भी किया, उसको कारण भी बताया कि हम क्यों इंटरवेन करते, क्यों हस्तक्षेप करते तुम भाइयों के बीच में। तुम जो समाज की व्यवस्था है उसको तुम विध्वंस कर रहे हो। जो हमारे परंपरागत सांस्कृतिक सभ्यतागत मूल्य हैं, संस्कार हैं, समाज विशृंखल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर ऐसे होने लगा। तो हर बड़ा भाई अपनी छोटे भाई की पत्नी छीन लेगा, बहन रख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो समाज फिर कैसे सभ्य समाज चलेगा? तो उनका ऐसे लोगों को कहाँ समाज में स्थान हो सकता है? आज भी यही है कमोबेश। रेपिस्ट हैं, इस तरीके से मॉलेस्टर्स हैं जो बच्चियों को ये सब कर रहे हैं, क्राइम्स, छोटे छोटे बच्चे को रेप कर रहे हैं, उनको घनघोर पनिशमेंट है। फिर भी जान रहे हो समाज हमारा थोड़ा सा विकृत हुआ है, अभी शायद रिस्टोर होने में टाइम लगेंगे वो सब आदर्श। इसीलिए कल्पना है कि काश भारत सहित संसार में फिर से राम राज्य की स्थापना होती, जहाँ स्त्रियों को देवी माना जाता। तो ये सब कंसेप्ट है। तो राम का पीरियड आदर्शों के उस शिखर पर था। तो राम राज्य जैसे The Secrets of Life with Subhas Agam.